और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? आज हम क्लास 11 मैथ्स हिंदी मीडियम का त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह, प्रांत व परिसर के बारे में पढ़ेंगे, यानी साइन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि वीडियो पूरी देखिएगा, कोई कहीं पर भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा और देखिएगा कि कितना आसान लगेगा ये चैप्टर। अभी एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करेंगे इस चैप्टर। आज के क्लास में हम लोग पूरा बेसिक इसका पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। चलो फिर पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह, मतलब सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति जैसे नाम से ही लग रहा है ट्राइग्नोमेट्रिक, या मैं हिंदी में ही लिखता हूँ कि यहाँ से देखो, अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है त्रिकोण और दूसरा होता है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों से बनी आकृति, यानी त्रिभुज, और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब होता है माप, यानी इसको मापना, ठीक है ना। तो यानी त्रिभुज, त्रिकोणमिति क्या हो जाएगा कि तीन कोणों से जो बनी हुई आकृति होगी, यानी तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति जो त्रिभुज होगी, उसको नापना, त्रिभुज को नापना ही त्रिकोणमिति होता है। होता क्या है कि त्रिकोणमिति, अच्छा हम ये पूछते हैं ये शाखा कैसी है, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब ये चीज बहुत समझ में आती है, जब मैं पढ़ता था तो मैं भी सोचता था कि ये हमारी जिंदगी में यूज कहाँ होने वाले हैं। तो दैनिक जीवन में इसका जो यूज है वो कई एरियाज में होता है, कई क्षेत्रों में होता है, जैसे कि विज्ञान में, भूकंप शास्त्र में, अणु की अवस्था का वर्णन करने में, समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार की ऊंचाई के संबंध में जो पूर्वानुमान लगाते हैं उसमें, और सांगीतिक लय यानी जो म्यूजिकल टोन होते हैं, जो गाने सुनते हुए म्यूजिक बजते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। यानी इन सब का यूज इन सब क्षेत्रों में होता है। इसके साथ ही इस अध्याय में हम त्रिकोणमिति के अनुपात, जिन्हें त्रिकोणमिति फलन कहते हैं, उनसे संबंधित सर्व समीकरणों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है टॉपिक कोणों का मापन। देखो सबसे पहले कोणों का मापन, हम ये क्या है, कोणों का मापन। अब देखो भाई, कोणों के मापन में कोण जो कोणों का मापन होता है, यहां पर देखो कोण क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कोण क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई किरण है OA, देख लो, ठीक है, आसान समझ लेना। अगर मान लो कोई है O और A, ये कोई किरण है हमारे पास OA, ठीक है। अब OA की इसकी प्रारंभिक स्थिति से जहां O है उसके सापेक्ष घूमकर कोई दूसरी स्थिति B में आ जाए, यानी ये वाली जो लाइन है ये घूम के ऐसे ऐसे घूमते हुए जहां कहीं आ जाए, मान लेते हैं ये, ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं B। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसके जो झुकाव होगा, जो इनके बीच का झुकाव होगा, यही कहलाता है कोण, ठीक है। तो अब कोण को हम किससे दर्शित, अच्छा अगर मान लो हमें ये बताना हो कि ये कोण है, तो कोण को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे कोण AOB, क्योंकि A से गया है तो हम लिख लेंगे AOB। अच्छा ये हमने थीटा कर लिया, तो AOB बराबर थीटा, तो ये कोण की साइन है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, कहीं पर भी बिल्कुल अगर सोच रहे होगे कि 10th में मैथ नहीं पढ़ी है तो नहीं आएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चाहे 10th में आपने अच्छे से मैथ पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, लेकिन आपको ये मैथ बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। अब देखो इस चित्र में जो इसकी जो ये परिक्रमी किरण है जो घूम रही है, ये किरण, इसकी प्रारंभिक स्थिति OA है और अंतिम स्थिति जो है वो OB है। तो इनमें OA को कोण, ये जो OA होगा इसको AOB की प्रारंभिक भुजा यानी इनिशियल साइड कहा जाता है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक भुजा, ठीक है। OA को हम बोलेंगे प्रारंभिक भुजा, और OB जो ये घूम के गया है, AOB जो कोण है, इसको हम बोलते हैं अंतिम भुजा, यानी टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं, अंतिम भुजा। इंग्लिश में बताता चल रहा हूं, तो यानी जो यहां से शुरू हुई है, जो रेखा शुरू हुई थी वो प्रारंभिक भुजा,
यानी प्रारंभिक भुजा का मतलब इनिशियल साइड, और जहां जो अंतिम भुजा गई है, जहां पर कोण बना हुआ है, वो हो जाएगा अंतिम भुजा, यानी उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्लियर है इतना? ये जो प्रक्रमी रेखा होती है, प्रक्रमी रेखा जिस बिंदु के परितः घूमती है, उसे कोण का शीर्ष, उसे कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। यानी ये वाला जो ओ वाली बिंदु है, इसे हम वर्टेक्स यानी इसे शीर्ष या फिर वर्टेक्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? शीर्ष या फिर वर्टेक्स। ठीक है। अब इस क्षेत्र में जो ओ है, ये इस कोण का शीर्ष है, इस कोण का शीर्ष है। तो कोण के प्रतीक जो होते हैं, वो कोण के आगे 3 बड़े अक्षर जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, इसके आगे जो 3 बड़े कैपिटल लेटर्स होते हैं, जिनमें बीच का अक्षर कोण के शीर्ष को बताता है। यानी हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? कोण AOB या फिर कोण BOA। ये नहीं लिख सकते OBA, ये कोण हम नहीं लिख सकते। अगर ये लिखा कहीं पर कोण BAO, तो इसका मतलब गलत है। ये जो शीर्ष है, जहां पर कोण बन रहा है, वो हमेशा बीच में आना चाहिए। और ये जो दोनों अन्य बिंदुओं पर होते हैं, ये लिखा यानी O, ये कोण, ये भुजा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इससे मिलकर ये कोण बनेगा। सही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? या तो चाहे लिखो कोण AOB या फिर लिखो कोण BOA। समझ में आ गया इतना? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। इतने में कोई दिक्कत है? चलो अब आ जाते हैं भैया कोणों के प्रकार पे। तो कोण के कितने प्रकार होते हैं? पढ़ा होगा आप लोगों ने जूनियर में कि कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। अब देखो भाई, कोणों के प्रकार देख लो। वैसे हम कोणों के प्रकार तो कई होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 2 तरह के कोणों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक होता है धनात्मक कोण और एक होता है ऋणात्मक कोण। ये ज्यामिति जो होता है, इसमें किसी भी कोण का मान हमेशा 0 डिग्री से 360 डिग्री के, यानी ये जो कोण होते हैं, ये 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का होता है। और यहाँ कोण हमेशा जो होता है वो धनात्मक माना जाता है। जबकि त्रिकोणमिति में जो कोण होता है ना, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? केवल धनात्मक कोणों के बारे में पढ़ा था। लेकिन त्रिकोणमिति में जो कोण होता है, वो धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी परिणाम का हो सकता है। यानी जो कोण के प्रकार है यहाँ पर, धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार जो कोणों के प्रकार हैं वो 2 हैं। हम ये 2 कोण कर लेते हैं। एक हो जाता है धनात्मक कोण और दूसरा हो जाता है ऋणात्मक कोण। धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखो भाई, धनात्मक कोण क्या होते हैं? जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कोण है, फिर से एक बार देख लो कि ये कोण है, यहाँ पर ये एक लाइन हमारी O और A, और ये हमारी लाइन है O और B। तो ये जो होगा, ये तो थीटा होगा। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक भुजा, और ये अंतिम भुजा। समझो बात। यहाँ पर क्या होता है कि जो धनात्मक कोण होते हैं ना, इसमें जो ये परिक्रामी किरण होंगे, ये जो मतलब जिससे कोण बनेगा, ये वाला जो जैसे OB है, तो OB जो है वो अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः घूम के OA के घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी देखो भाई, घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे ही तो चलती है, इधर के साइड ही तो घड़ी चलती है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर चलती, एंटी क्लॉकवाइज, ये समझ में आ रहा है ना? घड़ी के अपोजिट दिशा में अगर चले तो ऐसे कोण जो बनते हैं वो धनात्मक कोण होते हैं। तो इसका मतलब ये कैसा कोण हुआ? ये धनात्मक कोण हुआ। समझ में आ गया? ऋणात्मक कोण क्या है? सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। ऋणात्मक कोण में क्या हो जाएगा कि अगर ये हमारी एक भुजा है O और A, ठीक है, और यहां से हम इसके अपोजिट, यानी हम इधर की तरफ जाएं, ये हो गया B। तो एक चीज देखो, ये जो लाइन है ये इधर की तरफ आ रही है ना, यानी क्लॉकवाइज ये इधर की तरफ आ रही है। यानी यहां पर देखो, ये प्रारंभिक भुजा है और ये अंतिम भुजा है। तो जो प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा जो है वो अगर क्लॉकवाइज आती है तो वो कोण कैसा होगा? वो कोण ऋणात्मक होगा। समझ में आया? तो ये कोण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इतना समझ में आ गया? यहां पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो अगला देखते हैं, कोणों का मापन। अब आ जाते हैं पॉइंट पे, कोणों का मापन, जो कि आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है। तो कोणों का मापन पहले बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं
उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी देखो क्या है, कोणों के मापन में कोण जो होते हैं, जैसे कोणों का मापन अगर हमें देखना है तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रत्येक कोण होते हैं ना उनके साथ एक संख्या जुड़ी हुई होती है। कोई भी कोण, उनके साथ एक संख्या जुड़ी होती है जो उस कोण की माप कहलाती है। भाई कोण अगर माप नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे, तो इसलिए हर कोण के साथ एक संख्या जुड़ी होती है। किसी कोण की जो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के तक का घुमाव होता है वही कोण की माप होती है। जैसे प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच का जो घुमाव होता है वही कोण होता है। प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच का जो घुमाव होता है वही कोण होता है। तो यहाँ पर देखो यही कोण की माप होती है ना, यही कोण की जो भी संख्या इसमें दी रहेगी, थीटा की जो भी संख्या दी रहेगी वो उस कोण की माप होगी। अब कोण की परिभाषा क्या है, जैसे होता है कि इसकी इकाई का संकेत प्रदान करती है। जैसे प्रारंभिक रेखा की स्थिति में एक, जैसे प्रारंभिक रेखा है, ये मान लेते हैं ये प्रारंभिक रेखा है ना, और इसका नाम रख लो O और ये रख लो A। अब यहाँ पर देखो ये पूरा एक घुमाव पूरा आ जाता है, यानी ये चलते हुए ऐसे 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 घूमते हुए ये फिर से आके यहीं पे रुकता है। मान लेते हैं कि फिर से आके यहीं पे रुकता है B पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा जब एक चक्कर लगा ली, ये पूरा एक चक्कर, अगर कोई भी एक चक्कर लगा लेती है तो इसे एक इकाई में ज्ञात किया जा सकता है, इसे एक इकाई में ज्ञात किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी एक यूनिट बन जाती है। तो कोणों के मापन की जो पद्धति है वो क्या है, वो दो तरह की पद्धतियां हैं। कोणों के मापन में दो तरह की पद्धतियां हैं। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगा इसमें डिग्री माप, एक तो हो जाएगा डिग्री माप और दूसरा हो जाएगा रेडियन माप। डिग्री माप और रेडियन माप, ठीक है ना। ये पॉइंट तो समझ में आ गया ना। ये क्या होता है कि अगर कोई एक चक्कर पूरा लगा लेता है, कोई भी कोण जो है ये प्रारंभिक रेखा की स्थिति से एक पूर्ण घुमाव को पूरा करता है, तो कोण की घुमाव को कोण की एक इकाई में ज्ञात किया जा सकता है। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ, हर जगह पर इसका कुछ ना कुछ मान होगा। अच्छा, ये पूरा कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा घूम गया तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का। पूरा घूम गया तो 360 डिग्री का। यहीं से हम पढ़ते हैं कि भाई कोणों के मापन के बारे में, कोणों के जो मापन है वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है डिग्री माप और दूसरा हो सकता है रेडियन माप। तो सबसे पहले हम डिग्री माप के बारे में देखते हैं। देखो भाई डिग्री माप, डिग्री को हम अंश भी बोलते हैं, ये जूनियर से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, डिग्री जैसे मान लेते हैं कि कोई भी अगर प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक आने में पूरा एक चक्कर पूरा करता है, जैसे ये OA और ये OB, OA से शुरू होके और ये घूमता हुआ अगर एक चक्कर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर देखो अगर मान लेते हैं कि जैसे कोई भी प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक पूर्ण घुमाव का परिक्रमण जो है वो 1/360वां भाग, 1/360वां भाग हो, तो इस प्रकार जो प्राप्त कोण के माप को हम 1 डिग्री कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। यानी अगर एक चक्कर पूरा ये लगाता है तो इसका 1/360वां भाग जो होता है वो 1 डिग्री हो जाता है। डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, बहुत से लोग डॉट लगाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे जीरो बना लेंगे, थोड़ा सा जीरो पर, ताकि वो हमें साफ तरह से दिखाई दे। अगर हम केवल एक डॉट लगा के हो सकता है एग्जामिनर को ना दिखाई दे, तो इसलिए हम यहाँ जीरो बना लेंगे। अगली चीज क्या है, समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या है, कि अगर मान लो कि OA से OB पूरा चक्कर लगाए, OA से चलकर OB जो है पूरा एक चक्कर लगाकर पुनः उसी बिंदु पर रुके, तो इसका जो परिक्रमण का 1/360वां भाग जो होगा वो 1 डिग्री होगा। फिर इसी तरह से अगर हम 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटे, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटे, तो क्या हो जाएगा, तब जो भाग होगा ना, उसका जो प्रत्येक भाग होगा वो 1 मिनट कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के। या फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 60 और मिनट का सिंबल देखो, एक हल्के से ऐसे कॉमा टाइप का रख दो, है ना, ऊपर एक हल्की सी लाइन रख दो तो ये मिनट हो जाता है। उसी तरह से 1 मिनट को 60 बराबर भागों में अगर बांटेंगे, 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटो, तो इसका मतलब ये हो जाता है
कि वो मिनट सेकंड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। और सेकंड को हम कैसे डिनोट करेंगे, सेकंड के लिए हम ऐसे ऊपर 2 लाइन खींच देंगे, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। सही है। देखो क्या होता है, जैसे कुछ कोण होते हैं, अब यहाँ पर देखो कुछ भी कोण हो सकते हैं भाई। कोणों के लिए आप कैसा भी सिंबल, जैसे ये वाला कोण है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। अगर कोण ऊपर की तरफ गया, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज गया, तब तो इसका जो कोण होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन नीचे की तरफ आया तो उसका कोण निगेटिव होगा। जैसे यहाँ पर ये हमारी एक लाइन है, प्रारंभिक बिंदु OA, और ये OB जो है वो इधर की तरफ जाए, OB इधर की तरफ जाए, तो ये हम मान लेते हैं कि अगर ये कोण जो है वो देखो एक चक्कर पूरा लगा के आए ऐसे करके, और ये पूरा एक चक्कर लगा के आए ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 430 डिग्री का कोण हो जाएगा अगर पूरा एक चक्कर ये लगा कर आए। यही सेम चीज अगर देखो नीचे की तरफ होता, जैसे ये कोण है, ये हमारा O और ये A, OA से अगर यहां से देखो ये हमारा जो चक्कर है ये कैसे होता है, ये इधर से घूम के ना जाके इधर से घूम के जाता है, ए ऐसे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर मान लो यहां से ये कोण बनता ऐसे, तो ये कोण कितना होता है, ये -430 डिग्री का होता। बात आई समझ में। यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कोण जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज घूम के गया तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इतनी बात आ गई समझ में। चलो फिर आगे देख लेते हैं, थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं कि जैसे घड़ी है, तो घड़ी में जो 2 क्रमागत अंकों के बीच का कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। जैसे समझ लो कि भाई ये अगर मान लो ये घड़ी है, और घड़ी में ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो 2 क्रमागत अंक होते हैं, जैसे मान लो ये इसका केंद्र है, मान लो एक पे है और दूसरी 2 पे है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो हमेशा 30 डिग्री का होता है। यह हमेशा 30 डिग्री, किसी भी 2 कोण की बात कर लो। जैसे 6 और 7 के बीच में देखो, 6 और 7 के बीच का जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री की, यानी कोई भी 2 क्रमागत नंबर 12 और 1 के बीच 30 डिग्री, 1 और 2 के बीच 30 डिग्री, 2 और 3 के बीच 30 डिग्री। ये बात आ गई समझ में। यानी 30 डिग्री का मतलब क्या, 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा कि π/6 रेडियन। अब ये चीज याद रखना कि घड़ी के 2 क्रमागत अंकों के बीच का कोण कितना होता है, 30 डिग्री का, या फिर इसे π/6 रेडियन का होता है। घड़ी की जो सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। घड़ी की जो सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री कोण घूमती है, यानी 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो बात समझो कि यहाँ पर जो ये हमारा कोण है, ये जो सुई होगी घंटे की सुई, तो घंटे की छोटी वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री कोण घूमेगी, यानी यहां से यहां तक आएगा। 1 बजा है तो 1 बजे से फिर ये 2 बजे तक आएगा, तो इसका मतलब 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का कोण 30 डिग्री है। यानी जो घंटे की सुई होगी वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब यह है कि 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण, 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण। समझ में आ रही बात। जो मिनट वाला होगा वो 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाएगी। फिर आते हैं मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। जो मिनट वाली सुई होती है यह क्या करती है कि ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, देखो लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा कि घंटे की सुई क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितना 30 डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री कोण घूमती है। और 1 मिनट में 1/2 डिग्री, सही है। और उसके बाद जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये सारी चीज, ये पॉइंट्स याद रखिएगा
अब चलो ये समझ में आ गया होगा डिग्री माप। फिर आते हैं रेडियन माप पे। देखो भाई रेडियन माप क्या होता है। ठीक है, तो इस पद्धति में क्या होता है कि कोण को रेडियन में मापा जाता है। एक रेडियन जो है वो वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित किया जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है, जहां पर अगर हम मान ले ये इसका केंद्र है O और ये इसकी त्रिज्या है, OA जो है वो इसकी त्रिज्या है, और मान लो कि इसकी लंबाई R है। ठीक है, तो इस जिसकी बराबर लंबाई के चाप, यानी जितना ये R है उतना ही ये चाप ले लो। अगर ये हो जाए B और ये भी हो जाए R, तो इनके बीच जो ये त्रिज्या खींचेंगे ये भी R होगा, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो हमेशा 1 रेडियन का होगा। अच्छा, रेडियन का सिंबल क्या होता है, जैसे कोई भी अगर मान लो थीटा दिया गया तो इस रेडियन के लिए हम यहाँ पर ऊपर छोटा सा C लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा रेडियन। ये बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी त्रिज्या हो वृत्त की उतनी ही लंबाई के चाप में जो कोण अंतरित होगा वो 1 डिग्री का कोण बनेगा। अगर कोई त्रिज्यखंड है, जैसे यहाँ पर देखो ये त्रिज्यखंड बन गया ना, ये हो गई इसकी त्रिज्या और ये इतनी ही लंबाई की ये इसका चाप हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई वृत्त ऐसे जिसमें थीटा कोण बना हो, जैसे इस तरह समझ लेते हैं कि एक ये बेस है, यहाँ से ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से ये एक कोण बना और ये हो गया मान लो ये चाप है। जैसे ये R है इसकी त्रिज्या और L है इसका चाप, तो इनके बीच जो थीटा कोण बनेगा तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा बराबर L अपॉन R रेडियन। बस यही हमको याद रखना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। क्लियर है इतनी। अब देखो एक चीज और समझो, जैसे ये होता है कि कोई भी कोण अगर हो, कोई भी कोण हो, जैसे एक होता है कि शास्त्रीय पद्धति जो होता है उसमें हम जो कोण की डिग्री मिनट और सेकंड को मापते हैं, वहां पर एक सम कोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के हिसाब से हम वहां पर नापते हैं। जैसे इसमें देखो ये 2 आकृति में बना रहा हूं, ये समझना, एक ये हो गया छोटा बन गया थोड़ा, और आर्ट मेरी अच्छी नहीं है तो भाई समझ लो, जैसे भी बना रहा हूं केवल क्वेश्चन समझ लो क्या है। जैसे यहां पर ये हो गया मान लो कि 1 रेडियन का ये हो गया, इसके 1 यूनिट का इसकी त्रिज्या हो गई। अब 1 यूनिट की ही यहां पर हम इसका चाप ले लेते हैं, तो इनके बीच का जो कोण बना वो कितना हो जाएगा, 1 रेडियन का। इनके बीच जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन का हो जाएगा। यही चीज अगर हम इधर से देखें कि अगर ये हमारा एक ये हुआ 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का हम चाप इधर से लेते हैं, 1 यूनिट का चाप, तो अगर मान लो ये A है ये B है, यहां पर क्या था, ये A था और ये B था, तो यहां पर देखो ये आ जाता है हमारा क्लॉकवाइज। यहां पर देखो ये क्लॉकवाइज आ जाता है, तो क्लॉकवाइज में जो अगर मान लो यहां तक हो और ये भी 1 यूनिट का होगा, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो -1 रेडियन का होगा, -1 रेडियन का होगा। ये बात आई कि समझ में कि अगर कोई भी क्लॉकवाइज कोण बनेगा तो वो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जो कोण बनेगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ इतना। तो ये चीज याद रखना कि एक समकोण बराबर जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, यह अभी काम आने वाला है आगे। एक समकोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 मिनट का, और 1 मिनट हो जाएगा 60 सेकंड का। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलो फिर क्वेश्चन कुछ देखते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स बताते हैं। देखो ये एग्जांपल देखो कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.0 सेंटीमीटर है, यानी जो त्रिज्या दी गई है वो कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं R इज इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर।
इसके 1.5 सेंटीमीटर लंबे चाप यानी चाप की लंबाई दी गई है, यानी L बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसके केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें थीटा यहां से निकालना है। तो भाई समझो, क्या हम जानते हैं क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, यही तो होता है L अपॉन R। तो L हमारा कितना है 1.5 और R कितना है 3.0। भाई ये काट लो डेसिमल से डेसिमल, तो कितना हो जाएगा 15 1 के 15, 15 दूना 30, यानी 1/2 रेडियन या फिर 0.5 रेडियन, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिज्या R वाले वृत्त के केंद्र पर A रेडियन का कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको ये पता भाई त्रिज्या दिया गया है, इसमें त्रिज्या दिया गया है R, तो हम लिख लेते हैं त्रिज्या R दिया गया है, और चाप द्वारा वृत्त के कोण केंद्र पर अंतरित कोण यानी कोण दिया गया है थीटा, थीटा बराबर दिया गया है हमें A रेडियन, थीटा बराबर दिया गया A रेडियन। तो हमें यहाँ पर कोण बताना है कि यहाँ पर चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमको ये पता है भाई कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है, और हमें L कितना दिया गया है, हमें L निकालना है, चाप की लंबाई तो निकालनी, चाप की लंबाई निकालनी है। थीटा जो है वो A दिया गया है, L हमें निकालना है, और R भी वही दिया गया है, सही है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से L क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा L इज इक्वल टू A इंटू R, यानी जो चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई बराबर चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, और ये हो जाएगा त्रिज्या। तो यानी L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू R, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो अगला देखो, बढ़िया क्वेश्चन ये देखो कि डेविड एक वृत्ताकार पथ के 5/6 भाग को तय कर चुका है। अवशिष्ट पथ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ दिया तो है नहीं, तो मान लो भैया सीधा सीधा कि माना वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R है। हम मान लेते हैं भाई वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो है वो R मीटर है, और जो इसके पथ की परिधि होगी, है ना, वृत्ताकार पथ की परिधि, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है तो हम सब फार्मूले पे यूज करेंगे। वृत्ताकार पथ की परिधि, हमको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है भाई 2πr, तो इस वृत्ताकार पथ की भी परिधि यही होगी 2πr मीटर, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि डेविड जो है वो एक वृत्ताकार पथ पर कितना तय करता है, वृत्ताकार पथ का 5/6 भाग, यानी उस पूरे पथ का 5/, तो पूरा पथ तो 2πr है क्योंकि परिधि उसकी 2πr है। तो यहां पर हम देख लेंगे कि डेविड, क्योंकि डेविड द्वारा वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर तय की गई दूरी ये क्या हो जाएगा 5/6 गुणे वृत्ताकार पथ की परिधि, यही तो होगा, क्योंकि यही तो कह रहा है कि भाई पूरे पथ का 5/6 भाग चलता है, यानी 5/6 भाग को तय कर चुका है। तो इसका मतलब पूरे पथ का 5/6 भाग, तो पूरा पथ 2πr है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, ये 5/6 गुणे 2πr, तो कितना हो जाएगा ये 5 का, इसे यहां से कर लेते हैं, 2 1 के 2, 2 3 6, तो 5 1 के 5 πr/3 मीटर, ये हो गया डेविड द्वारा तय की गई दूरी। क्लियर है इतना। फिर ये क्या है, अवशिष्ट पथ की लंबाई, यानी जो बचा हुआ है, यहां पर देख लेते हैं क्या है, अवशिष्ट पथ की लंबाई, अवशिष्ट पथ की लंबाई। तो भाई इसकी लंबाई कितना, टोटल कितना था 2πr, जिसमें से इतना ये तय कर चुका है, तो 5πr/3 मीटर, ये हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 एलसीएम ले लो भैया, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6πr माइनस ये हो जाएगा 5πr, सही है, इतने मीटर।
अब 6 पाई आर में से 5 पाई आर घटाओ तो कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा पाई आर बटे 3 मीटर, इतनी बची हुई है अभी। तो यानी इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, इनके बीच का जो कोण था, तो हम कोण निकाल देते हैं भाई, अभीष्ट कोण, अभीष्ट कोण। तो कोण क्या हो जाएगा इनका, तो पथ की लंबाई, जो अवशिष्ट पथ की लंबाई है वो अवशिष्ट पथ की लंबाई बटे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ठीक है ना। तो यहीं से हम लिखा लेंगे भैया अवशिष्ट पथ की लंबाई कितनी बची, ये बचा पाई आर अपॉन 3, और पथ की त्रिज्या कितना बचा, पथ की त्रिज्या कितनी थी, आर थी, हमने ये मान रखा था। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, आर से ये आर कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई अपॉन 3 रेडियन, ये हो जाएगा इसका आंसर। सही है। एक बार फिर से समझ लो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा था कि डेविड एक वृत्ताकार पथ के 5/6 भाग को तय कर चुका है, तो वृत्ता और तो कुछ दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं जो वृत्ताकार पथ की बात कर रहे हैं उसकी त्रिज्या आर है और उसकी जो टोटल डिस्टेंस है, उसकी जो परिधि है वो 2 पाई आर है। 5/6 भाग कवर कर चुके हैं भाई साहब, तो 5/6 इसका कर देंगे टोटल परिधि का, तो यह आ जाएगा कि कितना भाग ये तय कर चुके हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारा 5 पाई आर बटे 3। अब यहाँ पर ये अवशिष्ट पथ की लंबाई बात कर रहा था, यानी जो बचा हुआ है भाई, इतना तो चल चुके हैं, तो बचा कितना, 2 पाई आर में से मैं टोटल में से इसको माइनस कर दो तो इतना बच जाएगा पाई आर अपॉन 3। फिर यही क्वेश्चन था, ये कह रहा अंतरित कोण के अवशिष्ट पथ द्वारा अंतरित कोण, यानी जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर कितना कोण बनेगा, तो भाई यहां से नया अवशिष्ट पथ की लंबाई और कुल त्रिज्या, यही तो होता है कुल त्रिज्या। तो यहाँ पर हो गया अवशिष्ट पथ की लंबाई एल अपॉन आर होता है, तो एल हमारा ये हो जाएगा पाई आर अपॉन 3, और आर तो आर ही है, यहां से आर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग समझ लोगे। एक चीज और भी देखो, मतलब ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये याद रखने वाली चीज, आगे ये भी यूज होने वाले हैं। ये जो एक समकोण होता है, यानी जो 90 अंश होता है, ये समकोण, ये हमेशा 100 ग्रेड का होता है, ये भी एक यूनिट है, तो ये 100 ग्रेड, और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं 100 जी। एक समकोण जो होता है वो 100 ग्रेड का होता है। एक ग्रेड जो होगा यानी 1 जी, ये जो होता है इसमें 100 कलाएं होती हैं, यानी 100 मिनट, यह हो जाएगा 100 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट जो होगा, यानी एक कला, ये जो होगा इस तरह से 1 मिनट, ये जो होगा ये हो जाएगा 100 विकला, इसको विकला भी बोलते हैं ना, ये बराबर नहीं, ठीक है, 100 विकला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 100 सेकेंड। ये तीनों पॉइंट याद रखिए, क्या क्या है, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड के, यानी 100 जी लिखते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद एक ग्रेड जो होता है वो 100 कला के बराबर होता है, यानी 100 कला लिखा रहे या फिर मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना, मिनट को हिंदी में कला बोलते हैं, ठीक है, और सेकंड को विकला, ये भी जान लो, ये मैं भी नहीं जानता था। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 विकला, यानी 100 मिनट, याद रख लीजिएगा, आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो अगली क्लास में हम लोग रेडियन और जो इससे वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध वो पढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं उससे पहले कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व हो पाते हैं तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। चलो फिर आज के लिए लेकिन इतना ही रखते हैं, और वीडियो जाने से पहले लाइक जरूर कर दो। फिर मिलते हैं कल, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस अच्छा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में आइए तो और लंबी क्लास चलाई जाए। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।